नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो और मैं हूं अंकित वर्मा। राजनीतिक हिंसाओं का देश में इतिहास रहा है। केरल और पश्चिम बंगाल राजनीतिक खून खराबे के लिए कुख्यात है, लेकिन इस कड़ी में जिस प्रदेश का नाम नया जुड़ा है वो चौंकाने वाला है। नाम है मध्य प्रदेश का। पिछले 10 दिनों में यहां बीजेपी से जुड़े 4 लोग मारे गए हैं। मंदसौर में बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष, बड़वानी में भाजपा के मंडल अध्यक्ष, इंदौर में भाजपा नेताओं के फाइनेंसर और गुना में एक भाजपा नेता के रिश्तेदार की हत्या हुई है। कुछ हत्याएं सरेआम हुई है। इन हत्याओं के बाद प्रदेश का माहौल गर्मा गया है। इन्हें राजनीतिक हत्याएं बताया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार को चेताया है कि अपराधी पकड़े जाएं, वरना बीजेपी सड़क पर उतरेगी। उधर सोशल मीडिया पर अलग राग चल रहा है। कहा जा रहा है कांग्रेस भाजपा से बदला ले रही है। कई अफवाहें चल रही हैं। कहीं कमलनाथ सरकार को घेरा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि डर का यह सारा माहौल बीजेपी अपने फायदे के लिए खड़ा कर रही है। ये हत्याएं राजनीतिक हत्याएं नहीं हैं। सबकी अपनी राजनीति है, अपने अपने राग हैं। सच ये है कि मौतें हुई हैं और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम हो रहा है। आज की बड़ी खबर में हम इन्हीं मौतों पर बात करेंगे और आपके सामने वो तथ्य लाने की कोशिश करेंगे जिनकी मदद से आप तय करें कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। सवाल यह है, कौन कौन मारा गया है मध्य प्रदेश में। हाल की घटना सुनिए। रविवार को बड़वानी में भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे को मार दिया गया। बड़वानी में एक जगह है सेंधवा के बलवाड़ी गांव में यह मर्डर हुआ। मनोज ठाकरे घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उसी दौरान उनकी हत्या हो गई। उन्हें धारदार हथियार से मारा गया था और सिर पर पत्थरों से वार किया गया था। सिर पत्थरों से कुचल दिया गया था। हत्या इतनी बुरी तरीके से की गई थी कि सिर्फ देखकर लाश को पहचानना मुश्किल था। मनोज ठाकरे के दोस्त संजय ने जूतों की शिनाख्त की, तब यह पता लगा कि लाश मनोज ठाकरे की है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की माने तो मारने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। मौके की तलाश में छिप कर बैठे थे। जब मनोज वहां से गुजरे तो उन पर हमला कर दिया गया। इस मौत के बाद राजनीति ने तेजी पकड़ी। गांव में चक्का जाम हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन की तैयारी कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बयान जारी किए। ट्विटर पर कांग्रेस जंगल राज ट्रेंड होने लगा। पर उनका क्या, जिन्होंने किसी अपनों को खोया। उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि यह राजनीतिक हत्या है। बड़वानी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन का जिला है, इसलिए ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। लेकिन खुद बाला बच्चन ऐसा नहीं मानते। उनका बयान आया है कि यह घटना मंदसौर में हुई घटना जैसी है। इसमें भी किसी भाजपा कार्यकर्ता का हाथ होगा। यही बात जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी कही। इन दावों के बाद असंतोष और बढ़ गया। सवाल यह है, गृह मंत्री मंदसौर की किस घटना की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, वही मंदसौर जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार के रहते चर्चा में आया जब वहां किसानों पर गोली चली थी। वहां के नगर पालिका अध्यक्ष थे प्रहलाद बंधवार। गुरुवार यानी 17 जनवरी की शाम को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि प्रहलाद बंधवार एक सहकारी बैंक के बाहर खड़े थे। इसी दौरान बुलेट सवार एक आदमी आया। उसने नजदीक से निशाना साधा और प्रहलाद बंधवार को गोली मार दी। गोली प्रहलाद के सिर में लगी। गोली मारने के बाद हमलावर ने बुलेट स्टार्ट करने की कोशिश की। बुलेट स्टार्ट नहीं हुई तो उसने बुलेट छोड़ी और फरार हो गया। आसपास मौजूद लोग प्रहलाद को एक ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मौत के बाद भी मामला गरमाया था। शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से जल्द कार्रवाई की मांग की। बीजेपी की तरफ से आरोप लगे कि यह राजनीतिक हत्या है। उधर पुलिस एक्टिव हुई। मनीष बैरागी नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया गया। वो बीजेपी से जुड़ा पाया गया। बकायदे पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें मनीष ने कबूला कि चुनाव के समय उसने बैनर होर्डिंग पर 1.5 लाख खर्च किए थे। उसी की 25,000 उधारी प्रहलाद ने लौटाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें मार दिया गया। बीजेपी कह रही है पुलिस की कहानी झूठी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आता है। लिखते हैं, 25,000 रुपए के लिए हत्या का तर्क गले नहीं उतर रहा है। इसके पीछे गहरे षड्यंत्र की आशंका है। सीबीआई जांच हो। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे कमलनाथ पर आरोप लगाया है। कहा कमलनाथ के इशारे पर पुलिस ने झूठी कहानी गढ़ी है। 25,000 रुपए के पीछे इतने बड़े आदमी का मर्डर नहीं हो सकता। इसके अलावा बीजेपी इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि आरोपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कराई गई। बीजेपी के साथ प्रहलाद बंधवार के परिवार को भी पुलिस के दावे पर यकीन नहीं है। प्रहलाद के बेटे नरेंद्र का कहना है कि पिता की हत्या के पीछे किसी बड़े आदमी की साजिश है। मनीष बैरागी प्रहलाद बंधवार का करीबी बताया जाता है। उसकी बीजेपी के कई नेताओं के साथ तस्वीरें हैं और वो बीजेपी की रैलियों में नजर आता था। इसी सब को आधार बनाकर गृह मंत्री ये कह रहे थे कि बीजेपी के आदमी ने ही बीजेपी के नेता को मारा है। सवाल यह है, जमीन की लड़ाई या राजनीतिक हत्या। गुना का पिपरिया गांव
वहां दो गुटों में झगड़ा हुआ। स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक तरफ से फरसे चले, दूसरी तरफ से गोलियां। गोली लगी परमाल कुशवाहा को और उनकी मौत हो गई। अब यहां दो बातें हैं, दो गुट हैं, गांव का कुशवाहा और रघुवंशी समाज। पुलिस की माने तो इनके बीच 2 साल से जमीनी विवाद चल रहा था, उसके कारण यह हत्या हुई। दूसरी तरफ राजनीतिक बयान है जिनमें कहा जा रहा है कि जिन्हें गोली मारी गई वो भारतीय जनता पार्टी के पालक संयोजक शिवराम कुशवाहा के परिवार से आते हैं और जिन लोगों ने गोली मारी है उन्हें कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और इस आधार पर हत्याओं को राजनीतिक हत्याएं कहा जा रहा है। इसी तरह से इंदौर में कारोबारी संदीप अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहां भी कहा गया कि संदीप अग्रवाल को बीजेपी से नजदीकी के कारण मारा गया है। फिलहाल पुलिसिया दावे आ रहे हैं कि किसी सुधाकर राव मराठा गैंग के शूटर्स ने संदीप की हत्या कर दी है। हत्याओं के पीछे राजनीति। बीजेपी इन हत्याओं को सामने रखकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और सीधे सीधे कमलनाथ सरकार को इन हत्याओं का दोषी बता रही है। इस मौके पर कमलनाथ का एक पुराना बयान बार बार दोहराया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के समय कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कथित तौर पर चुनाव के बाद आरएसएस को देख लेने की बात कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि देख लेने की शुरुआत हो गई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी नेताओं पर हमलावर हो गए हैं। अब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? सोशल मीडिया अपनी अलग गंदगी के लिए चालू है। महानोटा और सपाक्स के नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सिमी के जेल में बंद सदस्यों को छोड़ा जा रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लूट की घटनाओं को भी बीजेपी कांग्रेस के पलड़े में रखकर देखा जा रहा है। अब क्या? बीजेपी की मांग है कि हत्या की हर घटना की सीबीआई जांच हो। वहीं कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि ये तमाम झगड़े आपस के हैं, पैसों को लेकर हुए विवादों के हैं, पर ऐसा कहकर कांग्रेस बच नहीं सकती। एक प्रदेश में कई पार्टियां रहती हैं, सबके अपने अपने काम धंधे होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अगर गृह मंत्री के जिले में एक आदमी को दिन दहाड़े मार दिया जाए तो वो ये कहकर नहीं निकल सकते कि फलाने को तो उसी की पार्टी के नेता ने मारा है। कानून व्यवस्था बनाना आपका काम है। सरकारें उम्मीदों के साथ बदली जाती हैं। बदली हुई सरकार में कोई किसी को मार जाए तो ये सरकार का फेलियर है। आप इन्हें राजनीतिक हत्याएं मत मानिए, तो कम से कम आम हत्याएं मानकर ही रोकने की कोशिश कीजिए। एक बार राजनीति को किनारे करके देखिए, नजर आएगा कि शाम को सड़क किनारे खड़ा आदमी मार दिया गया, मॉर्निंग वॉक पर जाता आदमी मार दिया गया, एक कारोबारी दफ्तर के बाहर मार दिया गया या एक किसान अपने गांव और खेत में मार दिया गया। इस तरह से देखने पर नजर आता है कि कांग्रेस की सरकार में हर तरफ हत्याएं हो रही हैं और सरकार क्या गिन रही है? वो ये गिन रही है कि किसका आदमी मारा गया है और किसके आदमी ने मारा है। और अब बड़ी खबर के दूसरे हिस्से में थोड़ी अमीरी गरीबी की खाई पर बात कर लेते हैं। खबर बड़ी है, इसलिए बड़ी खबर में इस बात की चर्चा भी जरूरी है। एक नई रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 65 करोड़ लोगों की जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति देश के सिर्फ 9 अमीर लोगों के पास है। सुनकर आपको थोड़ा झटका लगा होगा, लेकिन संभालिए अपने आप को। आगे और भी आंकड़े हैं जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो खाई है उसे शायद कभी नहीं पाटा जा सकता है। क्या है इस रिपोर्ट में? ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल देश के टॉप 1% अमीरों की संपत्ति में 39% का इजाफा हुआ है, यानी दिन दोनी रात चौगनी। जी हां, इसे आप और तोड़कर समझिए तो भारत के बिलियनियर्स की संपत्ति में पिछले साल हर दिन 2200 करोड़ रुपए जुड़े हैं। वहीं भारत की आबादी के 10% लोगों के पास देश की संपत्ति का कुल 77.4% हिस्सा है, यानी कि ये 10% लोग देश के 77% लोगों को खरीद सकते हैं। अब दूसरी तरफ सिर्फ 1% है जिनके पास देश की कुल संपत्ति का 51.53% हिस्सा है, यानी कि आधी आबादी के पास जितने पैसे हैं उनसे भी ज्यादा। अब अगर गरीबी के आंकड़े पर नजर डालें तो देश के 60% लोगों के पास नेशनल वेल्थ का सिर्फ 4.8% हिस्सा ही है और देश के 13.6 करोड़ लोग साल 2004 से ही कर्जे में हैं। अब सोचिए कि अमीर और गरीब के बीच कितनी बड़ी खाई है। खैर, आंकड़े और भी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले साल 18 नए बिलियनियर बने, जिसके बाद भारत में बिलियनियर्स की कुल संख्या 119 हो गई है और इन बिलियनियर्स की कुल संपत्ति ने 28 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर लिया है, जो कि पहली बार हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 से 2022 के बीच भारत में रोजाना 70 अमीर बढ़ेंगे और अगर सरकार देश के टॉप 1% अमीरों से उनकी संपत्ति पर 0.5% ज्यादा टैक्स ले लेती है तो उनके पास इतना पैसा हो जाएगा कि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने खर्च को 50% आराम से बढ़ा लेंगी। अब इस पर विचार करने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि पब्लिक सर्विस का हाल खस्ता है, उन्हें फंडिंग नहीं मिल रही है, आउटसोर्सिंग की कमी है और इन सबका खामियाजा गरीब लोग भुगत रहे हैं। खैर, इन आंकड़ों में कोई नई बात नहीं है। अमीर और गरीब के बीच इतनी बड़ी खाई में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आजादी के पहले भी अमीर और गरीब के बीच में ऐसी ही खाई थी। बस अफसोस इस बात का है कि सरकारें इस दिशा में कोई काम नहीं कर सकी और ये खाई और गहरी होती चली गई। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है आसान भाषा में। आसान भाषा में बात करेंगे मिलावट की, बात करेंगे फॉर्मेलिन की, बात करेंगे उन मिलावटखोरों की जो अपने मुनाफे के लिए आपकी और हमारी जिंदगी से लगातार खेलते हैं। आज आपको बताएंगे कि क्यों बिहार और बाकी राज्यों के लोग मछलियों से तौबा करने लग गए हैं। बिल्कुल आसान तरीके से ये पूरी कहानी समझाएंगे। खबर क्या है? खबर फॉर्मेलिन है, जिसकी वजह से बिहार के पटना में मछलियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। कहा गया कि किसी भी तरह की मछली बेचते हुए पकड़े जाने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इस फैसले के बाद खूब हो हल्ला हुआ, सरकार की बैठकें हुई, तर्क दिए गए कि जिंदा मछलियों में किसी तरह की मिलावट नहीं होती है, इसलिए जिंदा मछली पर से बैन हटा दिया जाए। फिर 17 जनवरी को जिंदा मछलियों की बिक्री पर से बैन हटा दिया गया। मछलियों से जुड़े आंकड़े ये बताते हैं कि बिहार का अपना मछली उत्पादन 5.87 लाख मीट्रिक टन है, जबकि पूरे राज्य में 6.40 लाख मीट्रिक टन मछलियों की खपत है। ये जो 50,000 मीट्रिक टन की खाई है उसे ही पूरा करने के लिए आंध्र और पश्चिम बंगाल से मछलियां मंगाई जाती हैं और खासकर पटना में मछलियों की होने वाली खपत में 80% मछलियां आंध्र की होती हैं, इसलिए आंध्र की मछलियां बैन की गई हैं। सवाल दूसरा, क्या सिर्फ इतनी ही खबर है? नहीं, खबर बहुत बड़ी है। खबर आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी है। बात पिछले साल अक्टूबर की है, जब स्वास्थ्य विभाग ने 25 जगहों से मछलियों के सैंपल लिए। सभी सैंपल्स आंध्र प्रदेश से आई मछलियों में से लिए गए थे। फिर उन सैंपल्स को कोलकाता जांच के लिए भेजा गया। जांच में यह नतीजा निकला कि सभी सैंपल्स में फॉर्मेलिन है, लेड और कैडमियम की मात्रा पाई गई है। खबर बाहर आई, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में हाहाकार मच गया। फिर 14 जनवरी को यह तय हुआ कि अगले 15 दिनों तक पटना में किसी भी तरह की मछली की बिक्री नहीं होगी। सवाल नंबर 3, ये फॉर्मेलिन क्या है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा और हर तरफ हो रही है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो फॉर्मेलिन एक जहर है, लेकिन विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक तरह का फॉर्मल्डिहाइड है जिसका इस्तेमाल बिल्डिंग या फिर इमारत बनाने वाले उत्पादों में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कई केमिकल्स बनाने में भी किया जाता है। वही पानी में घुलने के बाद ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेलिन बन जाता है, जो एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मुर्दा घरों में लाश को ज्यादा समय तक बचाने के लिए फॉर्मेलिन का ही इस्तेमाल होता है। अब जरा सोचिए, इस फॉर्मेलिन का इस्तेमाल मछलियों में भी किया जाता है ताकि मरी हुई मछलियां ज्यादा समय तक फ्रेश दिखें। सवाल नंबर 4, फॉर्मेलिन के क्या नुकसान है जिसकी वजह से मछलियों को बैन करने की नौबत आ गई? डॉक्टरों की माने तो ये अगर सीधे तौर पर शरीर में पहुंचता है फिर इससे कैंसर होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। फॉर्मेलिन की वजह से हाजमा बिगड़ जाता है, पेट दर्द एक तरह से बोनस में मिलता है। इसे खाइए और फौरी तौर पर पेट दर्द मुफ्त में पाइए। देखा होगा आपने, खाना खाने के बाद कई लोग इस तरह की शिकायत करते हैं क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि उनके खाने में यही फॉर्मेलिन हो, यही लेड या फिर इस तरह की किसी खतरनाक रसायन की मिलावट की गई हो। सवाल नंबर 5, इस मामले में अब क्या हो रहा है? अब इस मामले में राजनीति हो रही है और एंट्री हुई है बिहार के सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की। उन्होंने कहा है कि अगर 21 जनवरी तक आंध्र प्रदेश की मछलियों से बैन नहीं हटा फिर वो 22 जनवरी से पटना के गर्दनीबाग में आमरण अनशन शुरू करेंगे और राज्य के सभी जिलों में आंदोलन करेंगे। सहनी ने यह भी कह दिया है कि राज्य सरकार मांझ भाग भोज की सफलता से घबरा गई है। मुकेश सहनी महागठबंधन के नए चेहरे हैं, बिहार की राजनीति में उभरता हुआ नाम है और इंसान विकासशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अब बारी लल्लन टॉप वॉच की है। क्या होगा इस मामले में? राजनीति हो ही रही है, फिर से इस मामले की जांच होगी। आंध्र की मछलियों को क्लीन चिट मिलेंगी, फिर मछलियां आनी शुरू हो जाएंगी, लोग इसे खाना शुरू कर देंगे और फिर लोग सारी बातें भूल जाएंगे। लेकिन आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारा सिस्टम इन मिलावट खोरों के आगे कितना बेबस है? हर चीज में मिलावट, सब्जी में मिलावट, दूध दही में मिलावट, दवाई में मिलावट। शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसमें मिलावट नहीं होती हो। त्योहारों के वक्त आपने गौर किया होगा, नकली मावा, नकली घी, नकली मिठाई, इस तरह की खबरों की बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि इस तरह की खबरें आनी कभी बंद क्यों नहीं होती हैं?
जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत कमजोर है। हमारे सिस्टम की कमी का फायदा उठाकर ये मिलावटखोर हमारी जिंदगी से लगातार खेलते रहते हैं। मिलावट को रोकने के लिए FSSAI ने भी नियम सख्त करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर सरकार बिल लेकर भी आई, लेकिन वो बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है और नहीं ले पाया है उस कानून की शक्ल जिसका भय इन मिलावटखोरों के मन में होता और फिर किसी भी चीज में मिलावट करने से पहले वो 1000 बार सोचते। तो द लल्लन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।